हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। और मुझे पता है आप लोगों में से कुछ फिर निराश होंगे मेरी आवाज़ सुन के, पर क्योंकि आज गेना सुमित्र अवेलेबल नहीं है तो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वो जैसे ही आते हैं ही विल टेक इट ओवर। ठीक है, तो आज तो हमें कंटिन्यू करना ही है डिस्कशन। तो आज जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनमें 3 आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। पहला पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ के ऊपर है, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी बसेस पे जो एक कंबाइंड बिड हुई है उसके बारे में है, और तीसरा ईडब्ल्यूएस कोटा के बारे में है। पहला आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट लगा मुझे, पेपर 2 से रिलेटेड है ये, जहाँ पार्लियामेंट टॉपिक हम कवर करते हैं। पार्लियामेंट्री बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। आपने पॉलिटी में डिटेल में पढ़ा होगा, मोशंस के बारे में, अलग अलग लॉज जो लाए जाते हैं उसके बारे में। लेकिन अगर यहाँ देखें आप तो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का रोल क्या होता है, क्या काम होता है, किस लिए उन्हें लाया जाता है। तो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का काम होता है कि जो पार्लियामेंट में आमतौर पर चुन के जाते हैं एमपीज़ या लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में एमएलएज, तो वो जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके साथ एक दिक्कत ये रहती है, जो पार्लियामेंटेरियन सिस्टम की दिक्कत है कि जो लोग चुन के गए हैं दे आर नॉट एक्सपर्ट्स एंड जनरली डोंट हैव मच टाइम। सो अगर कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स आते हैं, कुछ ऐसा बिल आता है जिसमें बहुत डिटेल्ड है, जिसमें बहुत एक्सपर्टीज चाहिए, बहुत समय चाहिए, तो वो इनके लिए उतना पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए वहाँ पार्लियामेंट से फिर उसको स्टैंडिंग कमिटीज़ के पास भेजा जाता है, जहाँ पे उस पर डिटेल्ड ओवरव्यू लिया जाता है, उसके बारे में बेटर डिस्कशन होती है और सजेशंस दिए जाते हैं। क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी में आपके फिर अपोजिशन के लोग भी होते हैं, गवर्नमेंट के लोग भी होते हैं, और वहाँ जो वोटिंग का पैटर्न होता है हालांकि सिमिलर रहता है। मेजॉरिटी वोटिंग जो करेंगे वो जीत जाएंगे। तो मेजॉरिटी में ऑलरेडी गवर्नमेंट है, तो उनके पास निश्चित रूप से जो स्टैंडिंग कमेटी उसमें मेजॉरिटी रहेगी। तो एक जो लोगों को डर लगता है कि हो सकता है पार्लियामेंट से आप स्टैंडिंग कमेटी में भेज रहे हो किसी बिल को, तो पार्लियामेंट में गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी है, वो अगर स्टैंडिंग कमेटी में जाएगी और अपोजिशन वाले से वहाँ रोक के रखेंगे, पास नहीं होने देंगे, तो दिक्कत आएगी। तो ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी मेजॉरिटी वोटिंग ही होती है और उसी से पास होता है। मगर वहाँ कोशिश की जाती है कंसेंसस बिल्ड करने की, क्योंकि कोशिश होती है डिटेल से किसी चीज़ को समझने की, इस पर बात करने की। तो जो जैसे इंपॉर्टेंट बिल्स हैं, अभी कॉम्पिटिशन बिल गया, अभी जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है वो भी गया स्टैंडिंग कमेटी के पास, तो एक अच्छा स्टेप है जहां पर और ज़रा डिटेल में डिस्कशन हो पाती है। ये बातें हैं। प्रॉब्लम क्या है स्टैंडिंग कमेटी के साथ? प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट जो भी रहती है उसको लगता है कि अगर मैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में इसको भेजने वाला हूँ इस बिल को, तो बिल जाएगा, लॉ मेकिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगी। अपोजिशन चाहता ही है चीज़ों को स्टॉल करना, दे विल कीप ऑन ड्रैगिंग द बिल। वो डिस्कशन करते रहेंगे, बिल को निकलने नहीं देंगे वहां से। वो बिल जो पास होना था पिछले साल, वो 2 साल लटका रह जाएगा, और शायद कभी हमेशा के लिए लटका रह जाए। ये डर रहता है। इसकी वजह से भी गवर्नमेंट्स चाहते हैं कि बिल वहां ना जाए। पर जैसे हमने पढ़ा कि अगर कोई बिल जो डिटेल्ड है, जो बहुत ज़्यादा एक ऐसा लॉ बनने जा रहा है जिसका प्रभाव पूरे देश पे पड़ने वाला है, तो उसके ऊपर ज़रूरत है कि डिस्कशन इन डेप्थ हो, और थोड़े से उन पार्लियामेंटेरियंस जो एक्सपर्टीज रखते हैं उस एरिया में या उन्होंने काम किया, वो पार्लियामेंट्री उस कमेटी में स्पेसिफिकली काम होंगे। जैसे एग्रीकल्चर का है तो उसमें जिनका अनुभव है वो उसमें ज़्यादातर जाने जाते हैं। और वो जो कमिटीज़ हैं उनका क्या रोल है, कैसे उनमें चेंजेस आवश्यकता है गवर्नमेंट को अपने प्रोसीजर्स में, वो इस बातें में आर्टिकल में की गई है। और नॉर्मली जो मिथक हैं, जो कंसिडर किया जाता है कि बिल्स इस तरह ऑपरेट होते हैं, उस पर बात की गई है। तो अभी जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी को जो बिल भेजे गए हैं उनका एक वेलकम स्टेप है। जनरली अगर आप देखो तो डिसरप्शंस में पार्लियामेंट का बहुत समय जाता है और बिल कम पास होते हैं। पार्लियामेंट का काम है बिल पास करना या फिर लॉ पास करना, लॉ बनाना। अगर आपकी लॉ मेकिंग प्रोसेस स्लो हो जाती है तो उसका देश पे क्या प्रभाव कहता है, पड़ता है। देखिए, लॉ मेकिंग प्रोसेस अगर आपकी स्लो हो जाएगी, इट मीन्स जो इंपॉर्टेंट एरिया है, या तो जहां से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है या जो मैनेज हो सकता है, जहां दिक्कतें हैं, जनता को वो चीजें नहीं मिल पाएंगी। सो इट इज वेरी एसेंशियल कि लॉ मेकिंग प्रोसेस स्मूथ रहे, एफिशिएंसी के साथ हो, लेकिन एक तरह से उसका सुपरविजन भी ढंग का होना चाहिए लॉ के ऊपर। बिल जो अब आ रहा है, तो उस बिल पे डिटेल एक्सपर्टीज डिस्कशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो डीएससीज के पास जाए या डीआरएससी के पास जाए, ताकि बेहतर तरीके से वो उसको क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस कर पाए और बेहतर चीज़ें बता पाए। रिसेंटली देखा गया कि लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 47% थी मानसून सेशन में, राज्यसभा की 42% थी। तो थोड़ा इसको और ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप जनरली देखो तो इंडिया में बाय द पैसेज ऑफ टाइम जो पार्लियामेंट में लोग मिलते हैं, जो 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 बिल्स को फिर भेजा जाता है स्टैंडिंग कमिटीज़ के पास, उसमें एक डिक्लाइन देखी गई है। 14th में 60%, 15th में 71%, 16th में केवल 27% ही बिल्स को भेजा गया था डीआरएससीज के पास। क्यों होगा ऐसा? लास्ट में क्यों इतनी गिरावट आई गई थी? क्योंकि गवर्नमेंट को लग रहा था कि हम यहाँ मेजोरिटी में हैं पार्लियामेंट में, और अगर हम इसको स्टैंडिंग कमेटी पे भेजेंगे तो अपोजिशन वालों को एक मौका मिल जाएगा हमारे रिफॉर्म्स को अटकाने का। ये उनकी दलील थी, जो कुछ हद तक सही भी हो सकती है, अक्सर ऐसा होता भी है। लेकिन फिर भी अगर एक
प्रोसेस को और ज़्यादा पार्लियामेंटेरियन बनाना है, और ज़्यादा डिटेल्ड और कोलैबोरेटिव बनाना है। क्योंकि अगर पार्लियामेंट में आप बात करो, 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो डेलिबरेशन, डिस्कशन और कोलैबोरेशन। ये तीनों जब तक नहीं होती है तब तक आप कह नहीं सकते कि पार्लियामेंट या पार्लियामेंटेरियन प्रोसेस कंप्लीटली परफेक्ट है। और ये स्टेप और ज़्यादा मजबूत होता है जब कोई बिल आप DRSC में भेजते हैं। क्योंकि आप हरी में मान लो कोई जल्दी में गवर्नमेंट को मुझे बिल पास कराई देना, हमें बिल पास कराई देना, और बिल पास कराने के लिए पार्लियामेंट में उनके पास मेजोरिटी है, अक्सर ब्रूट मेजोरिटी अगर होती है बहुत ही ज़्यादा, तो बिल लाएंगे, डिस्कशन होगा, और उसमें भी जिलेटिन जैसा ऑप्शन होता है गवर्नमेंट के पास कभी कभी। जिलेटिन बताना क्या होता है आपको? जिलेटिन तब यूज़ किया जाता है जब गवर्नमेंट के पास समय नहीं होता, और अगर स्पीकर ने बोल दिया जिलेटिन अलाउड है, तो कई सारे बिल्स, कई सारे जैसे क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होनी होती है, वो नहीं होता। गवर्नमेंट क्या करती है, एक बार बिल पास होगा, जिसे अप्रोप्रिएशन एक्ट पास करना है, तो आप सीधा सीधा डिस्कशन फाइनेंस बिल पे होगा, एक अमेंडमेंट बात की जाएगी और सारा का सारा बिल वहां पे पास कर दिया जाएगा, ज़्यादा डिस्कशन नहीं होती। जिलेटिन क्लॉज का मतलब यही होता है, आप पढ़ेंगे अपने मोशंस वाले चैप्टर में। तो इस तरह के कई तरह के ऑलरेडी विकल्प होते हैं गवर्नमेंट को प्रोसेस स्पीड अप करने के, लेकिन जो महत्वपूर्ण बिल है, रिक्वायरमेंट है कि वो डिस्कशन डेलिब्रेशन के लिए जाए। हर एक बिल जो DRSC को जाता है, उसको इसके अलावा क्या होता है, इसको और ज़रा अटेंशन मिलता है, लॉ मेकिंग पे ज़रा डिटेल एनालिसिस ही होती है। इसके लिए एग्जांपल दिया जाता है कि फार्म बिल्स को अगर स्टैंडिंग कमिटीज को शायद भेजा गया होता, तो फार्म बिल्स को लेके जो विवाद है उतना ना उत्पन्न हुआ होता। हालांकि फार्म बिल्स की वजह कई सारी हैं, जो पॉलिटिकल डिस्कशन है, पॉलिटिकल विरोध था, पब्लिक विरोध था, वो भी इसका रीजन था। लेकिन इस बिल को भी इन्होंने नहीं भेजा था, जल्दी में पास कराने की कोशिश की थी। तो अगर ये आप वहां भेजते हैं तो ये फायदा सिर्फ अपोजिशन को भी नहीं, गवर्नमेंट को भी है, क्योंकि एक तो उनकी प्रोसेस और ज़्यादा लेजिटिमाइज हो जाती है। अपोजिशन, क्योंकि जो स्टैंडिंग कमेटी की जब मीटिंग होती है तो ऑन कैमरा होती है, वहां पे वो ज़्यादा उतने दबाव में नहीं रहते, क्योंकि कम लोग रहते हैं, दे नो कि विच टॉपिक दे आर टॉकिंग टू, दे आर नॉट केटरिंग टू पब्लिक। पार्लियामेंट में दे आर केटरिंग टू द पब्लिक स्ट्रेट अवे, वो भी रिकॉर्डेड सेशन है। यहाँ पर जो मीटिंग होती है वो रिकॉर्डेड होती है DSRC की। सो यहाँ पर आप इजीली बात कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि भाई किस तरह हमें आगे डिस्कशन को लेके जाना। और एक बार किसी बिल को अगर आपने स्टैंडिंग कमेटी से पास कर दिया तो उसकी कॉमन ओनरशिप हो जाती है, क्योंकि वहां पर कोशिश की जाती है कि एक बेसिक कंसेंसस बिल्ड किया जाए, कंसेंसस बिल्ड किया जाए ऑन दैट टॉपिक, ऑन द स्टेप्स बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट। सो इट्स अ गुड स्टेप। और गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कमेटी जब आती है तो वो जब बिल्स ऐसे इंपॉर्टेंट आते हैं तो कमेटी को फॉरवर्ड करे। और अगर किसी मिनिस्ट्री ने एक अच्छा बिल ड्राफ्ट किया है तो उन्हें क्या ही दिक्कत होगी कि अगर एक कमेटी में चला जाए और डिस्कशन हो जाए इसके ऊपर। देखो ये जो बातें हैं ना, ये सारी आइडियल बातें हैं जो की जा रही है कि गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, एंड इट्स अ गुड पार्लियामेंट्री स्टेप अगर वैसा करते हैं। तो ये स्टेप अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, सो यू कैन डिस्कस दीज थिंग्स। कुछ डेटा जिसमें दिया कि अब वो घट के एक पॉइंट में 60% तक, आपके 70% तक आपका जो बिल्स था परसेंटेज वाइज वो जाते थे स्टैंडिंग कमिटीज में, हम नहीं जा रहे हैं। सर्टेन थिंग्स नीड्स टू बी पॉइंटेड आउट। यहाँ इस आर्टिकल में एक बड़ी चीज बताई कि इन्होंने बताया किस तरह से बदलाव लाने की जरूरत है। वो चेंजेस जो ये बात करते हैं कि इन्होंने कुछ स्टेप्स बताए, 7 स्टेप्स प्राइमरीली बताए। पहला स्टेप बताया है कि जो लोकसभा के स्पीकर हैं और जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं, उनके पास पावर होनी चाहिए कि वो बिल को रेफर कर सके DRSC के पास। ये सिस्टम जनरली फॉलो होना चाहिए कि आप चीजों को स्टैंडिंग कमेटी तक ही भेजें, लेकिन अगर कोई ऐसा बिल है जहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो स्पेसिफिक अप्रूवल ले सकते हैं चेयरमैन या फिर जो स्पीकर है उनका कि इस बिल को रिक्वायरमेंट नहीं है स्टैंडिंग कमेटी तक भेजने की, तो वो बिल नहीं जाएगा। इससे हाउस का प्रेरोगेटिव भी बना रहेगा और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो बिल के लिए जाएंगी। तो एक तरह से होता है ना कि अभी आपको भेजना है तब आप बात करो, पहले ऑटोमेटिक सब जाएंगे, जिसको नहीं भेजना उसकी परमिशन आप लो। सेकंड इज सभी डिस्कशंस जो स्टैंडिंग कमेटी में फ्री और फ्रैंक होनी चाहिए, उसमें कोई दबाव नहीं होना चाहिए, कोई विप नहीं होना चाहिए पार्टी का। पार्लियामेंट में क्या होता है, एक विप होती है कि अगर पार्लियामेंट आपकी गवर्नमेंट के हेड ने बुला लिया विप, तो आपको आना ही है और जिस तरह वो वोट करने कह रहे हैं उसी तरह ही वोट करना बाध्य है उसके लिए। यहाँ पर विप नहीं होनी चाहिए और सबके पास लिबर्टी होनी चाहिए कि एज एन एक्सपर्ट, एज अ पार्टी टू द मीटिंग, एज अ कमिटी, वो जो करना चाहें, जिस तरह से वोट करना चाहे, जो उनको समझ में सही लग रहा है वो कर पाए, अपने कॉन्शियस के हिसाब से वोट कर पाए। कमिटीज को एक पूरा फिक्स टाइमलाइन देना चाहिए कि भाई इतने दिनों के अंदर ही आप ये काम कवर करेंगे, ताकि गवर्नमेंट को डर ना लगे कि भाई हमने कमिटी को भेजा, हमारा रिफॉर्म कभी पूरा ही नहीं होगा। जितना टाइम स्पीकर ने डिसाइड किया उतने में आप बना के रिपोर्ट वो करो और उसके बाद देखते हैं क्या सिस्टम है। अगर कमिटी फेल होती है रिकमेंडेशन में तो उस बिल को चाहे तो स्पीकर सीधा हाउस के सामने रख दें या तो कोई और मैकेनिज्म हो तो वो अडॉप्ट करें।
चौथा इन्होंने बात की कि क्वालिटी इंश्योर करने के लिए जो फील्ड के एक्सपर्ट हैं उनको भी बुलाया जाए, उनसे भी मदद लीजिए, जो डोमेन के एक्सपर्ट हैं, डोमेन नॉलेज इनके पास है, वो आए, हस्तक्षेप करें, वो भी बताएं कि भाई क्या सिस्टम दुनिया भर में चल रहे हैं, किस तरह के काम हो रहे हैं, ताकि जो सब्जेक्ट फील्ड है उसमें और एक्सपर्टीज भी मिले उनको। और जो टाइम लिमिट है वो तो ऑब्वियसली होनी चाहिए स्पीकर चेयरमैन के पास कि भाई इतने टाइम के अंदर, अगर गवर्नमेंट करे कि हमें इतने टाइम में ये बिल चाहिए तो उसके हिसाब से वो उतना टाइमलाइन अपना सेटल कर ले। एंड 2 सेशन के बीच में काफी टाइम होता है पार्लियामेंटेरियन, तो उन बिल पे डिस्कशन कमिटीज में हो सकता है, उस बीच में जो पार्लियामेंटेरियन ऑलरेडी पार्लियामेंट का पार्ट है उनको भी दिक्कत नहीं आएगी, बीच के स्पेस में आके वो डिस्कशन कर सकते हैं। और सर्टेनली जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है उसका एक बड़ा रोल होगा इसमें, किस काम के, टू कोलैबोरेट द मीटिंग्स टू एंश्योर कि सब कुछ सही तरीके से हो। और फाइनली एक स्टेप इन्होंने बताया है कि जो मिनिस्ट्री है, जब बजट प्रपोजल की बात आती है तो वो केवल बजट को डिस्कस ना करें, बल्कि भाई अगर आपको लग रहा है कि बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए, तो भाई आप बताओ क्या सजेशन आपके पास है मिनिस्ट्रीज के लिए। खुला क्रिटिसिज्म ना हो, कुछ बातें हो जो कंस्ट्रक्टिव हो, ताकि एक वैल्यू ऐड हो। तो एक जो आरोप एक तरह से बताया जाता है कि ये स्टॉल करते हैं प्रोसेस को, स्टॉलिंग की बजाय इनको एक वैल्यू एडिशन की तरह भी इन अ प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग इस्तेमाल किया जाए इस बॉडी का, ये इस आर्टिकल में बताया गया है। ये बातें हमने समझ ली। इस आर्टिकल में एक और बात की गई है, पार्लियामेंट्री साइन डाई की बात की। क्या होता है इसका मतलब जरा बताइए। जब साइन डाई आता है पार्लियामेंट में, साइन डाई का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बिना कोई डेट दिए, जैसे आज सेशन को चेयरमैन ने कहा कि भाई आज के बाद ये स्थगित है संसद या फिर राज्यसभा, उसके लिए उन्होंने डेट नहीं बताया कि इस तारीख को हम दोबारा मिलेंगे। हालांकि वो सेशन में दोबारा चाहें तो कभी बुला सकते हैं, बिना अगली तारीख दिए जब स्थगित किया जाए सदन को, तब कहते हैं हम कि इट इज साइन डाई। कोई डेट नहीं दी गई है, भविष्य में निर्धारण होगा कि कब वो दोबारा मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज साइन डाई। बाकी हमने यहाँ देखा जो पार्लियामेंट्री कमिटीज है उनका रोल क्या होता है, पार्लियामेंट्री कमिटीज क्या करनी चाहिए, क्या सुधार की आवश्यकता वहां पर है। अगला आर्टिकल बात करता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर में, स्पेसिफिकली ऑन इलेक्ट्रिक बसेस का एक जो नया टेंडर दिया गया था इसके बारे में। ये टॉपिक में आता है पेपर 3 का, कंजर्वेशन, एनवायरमेंट, पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन के ऊपर। अगर आप देखें क्लाइमेट चेंज के बारे में, तो इंडिया की सिटीज हाईली पॉपुलेटेड हैं, टॉप 10 में 6-7 सिटीज इंडिया की आती हैं दुनिया भर में। वहां पर अगर आपको क्लाइमेट चेंज में सुधार करना है तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अपने ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से जो आपका पॉल्यूशन फैल रहा है एटलीस्ट उसको कंट्रोल करो। कंसिडरिंग अगर मैं दिल्ली का एग्जांपल लूं तो दिल्ली में 2 चीजें हैं, एक डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, जिसने बहुत अच्छा कार्बन फुटप्रिंट बनाया है और काफी पॉल्यूशन कम किया है। दूसरा वहां की बसेस, दे रन ऑन सीएनजी नॉट ऑन पेट्रोल। कई राज्यों में अभी तक भारत की जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जितनी भी बसेस हैं वो पेट्रोल डीजल पे चलती हैं, लेकिन मेजर सिटीज अब धीरे धीरे इलेक्ट्रीफाई हो चुकी हैं मेजरली, और अभी सीएनजी को बदल के और इलेक्ट्रिफिकेशन की ओर कदम बढ़ाया गया, जिसके लिए रिसेंटली प्रोक्योरमेंट हुआ लगभग 5,500 बसेस का, ताकि इंडिया के रोड में ई बसेस बढ़ जाएं और पोल्यूशन कम हो। अब ई बसेस की रेलेवेंस क्या है? एक, ये आपके लिए फ्यूल बचाते हैं तो जेब के लिए हल्का है। दूसरा, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। तीसरा, दे आर मोर एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ नॉट इन फ्यूल, एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ अगर जो बाकी एड ऑन टेक्नोलॉजीज हैं वो आप इजीली ऐड कर सकते हैं, जो आप इंटरनल कंबशन सिस्टम वाले, आइस वाले, यानी जिसे हम जो जनरली कहते हैं पेट्रोल डीजल वाले बसेस में नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ इंपॉर्टेंट है कि आगे भविष्य में इसका और ज़्यादा रोल होगा, तो आप एक प्रॉपर गवर्नेंस मॉडल फॉलो करो, आप इस सेक्टर को बेटर डेवलप करो, जिससे कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और जॉब क्रिएशन भी डेवलप होगी। इंडिया को रिक्वायरमेंट होगी बहुत मात्रा में इस बसेस की, इस तरह की चीज़ों की। इन बसेस के साथ फिर जो एडिशनली OEMs होते हैं उनकी भी डिमांड बढ़ेगी, मतलब जो एडिशनल कंपोनेंट चाहिए, फॉर एग्जांपल बैटरीज हो गई या जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो सब चाहिए, तो उस पूरी एक इंडस्ट्री को ग्रोथ करने की कैपेसिटी यहाँ है। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है कि स्टेट इसके ऊपर फोकस करे। अभी रिसेंटली जो हुआ वो था स्टेट ओन बसेस ने को चाहिए था भाई कि हमें बसेस चाहिए, तो इनमें से कई बसेस जो हैं वो ऑलरेडी, जैसे मैंने बताया, डीजल इंजन पे चलती हैं। अब इनको अगर एक बस चाहिए, कंपनी से जाके नेगोशिएट करें, तो अगर हर एक स्टेट गवर्नमेंट जाके नेगोशिएट करे 500 बसेस के लिए, और 4-5 गवर्नमेंट्स मिल के जाएं एरियाज और 5,000 बसेस के लिए नेगोशिएट करें, तो किसमें ज़्यादा बेटर स्किल्स होंगी, कहाँ वो बेटर नेगोशिएट कर पाएंगे? 5,000 बसेस के लिए ऑब्वियसली। तो गवर्नमेंट के पास अपॉर्चुनिटी यहाँ पे वो कोलैबोरेट करे बेहतर तरीके से।
क्योंकि जनरली क्या होता है, डिमांड बसेस की होती है कि अभी हमें 10 बसेस चाहिए, फिर एक महीने बाद कहेंगे हमें आज 5 बसेस चाहिए, वो बसेस की रेट, और एक बार में आप 5,000 बस का फ्लीट ले लो, बहुत प्राइस में डिफरेंस आएगा। तो अपार्ट फ्रॉम मुंबई की बेस्ट, बाकी सब जगह जो बसेस की रिक्वायरमेंट होती है वो यही होता है कि उनको फ्रेगमेंटेड डिमांड होती है, और फ्रेगमेंटेड डिमांड के साथ उनको बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस का सामना करना पड़ता है। क्योंकि ये भी याद रखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में होता यह है कि आप प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी तो है नहीं, ऐसा नहीं कि आप बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं, रेट बढ़ा देंगे नहीं बस लेने के बाद, रेट तो वही रहनी है, तो इनके साथ बड़ी दिक्कतें रहती हैं। तो ये जो लिमिटेशंस हैं ट्रांजिट में, अर्बन गवर्नेंस में, पॉल्यूशन कंट्रोल में, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप अगर एक यूनिफाइड अप्रोच रखो, एक कोलैबोरेटिव अप्रोच रखो। हालांकि कहा जा रहा है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात जब इंडिया में आती है तो स्टेट गवर्नमेंट्स अलग अलग होती है, तो काफ़ी विवाद इनमें हो जाते हैं, ये साथ साथ आके काम ना कर पाए। लेकिन रिसेंटली ग्रैंड चैलेंज 1, ये एक टेंडर पास किया गया था 5,450 बसेस का, जिसमें आपकी 5 मेजर सिटीज कैलकाटा, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद और सूरत थी। क्योंकि बॉम्बे का ऑलरेडी बताया मैंने बेस्ट का केस, मुंबई जिसे हम कहते हैं, जिनका ऑलरेडी एक कंबाइंड टेंडर जाता है जो बहुत ही उनके लिए एफिशिएंट रहा है। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ की मिनिस्ट्रीज और स्टेट्स ने प्रोसेस में काम किया और प्रोसेस का आउटकम बहुत अच्छा रहा। और जो एजेंसी इनको लीड कर रही थी वो थी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, जो कि यूनियन गवर्नमेंट की नोडल एजेंसी है, जिसने प्रोग्राम मैनेजर का काम किया। फिर मिनिस्ट्रीज और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन हुआ और इन्होंने, इन सिटीज ने मिलकर बीट किया, प्राइसेस ऐसी मिली इनको जिन प्राइसेस ने ऑलरेडी जो आपके इंटरनल कंबशन इंजन्स होते हैं पेट्रोल डीजल पर चलने वाले, इनके रेट को बीट करने वाले इनको रेट्स मिले जब इन्होंने टेंडर की डिमांड करी कि हमें इतनी इतनी बसेस चाहिए। वो दिखाता है क्या कि डिमांड अगर आप क्रिएट करोगे तो उसको पूरा करने के लिए, सप्लाई देने के लिए कंपटीशन मार्केट में है, दे हैव द कैपेसिटी टू सप्लाई दोस बसेस। तो इन्होंने ये डीजल और पेट्रोल इंजन के बजाय जब इलेक्ट्रिक इंजन्स की बसेस के लिए कंबाइंड बिड की, तो जो इनको रिजल्ट मिले वो काफी ज्यादा बेहतर थे, कॉस्ट भी कम थी और ज्यादा अच्छी बसेस की भी बात की गई। और देखा गया प्राइसेस वर 40% लोअर देन डीजल एंड 34% लेस देन सीएनजी। ये तब जब फेम टू सब्सिडी को जोड़ा नहीं गया। फेम टू सब्सिडी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, जो आपके हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर है। तो इसका मतलब अगर इन लोगों ने कंबाइंड बिड दी है, इनको इतना पॉजिटिव दिख रहा है, तो अगर और स्टेट गवर्नमेंट्स की राजधानियां जो हैं, टायर 2 टायर 3 सिटीज हैं, वो सब अगर साथ में मिलकर बिड करें, वो एक यहाँ पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जांपल फॉलो करते हुए साथ अगर बिडिंग करे, तो वो बेहतर सप्लाईज ले सकती है, उनको बेहतर डील्स मिल सकती है, जिससे गवर्नमेंट का पैसा भी बचेगा और हमारा एनवायरमेंट भी सुधरेगा। इसका एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म में। इसका एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं दैट हाउ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कैन कम टुगेदर। और जब ये तरह के गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट साथ आती हैं, जिससे सूरत का ट्रांसपोर्टेशन सेटअप बिल्कुल डिफरेंट है दिल्ली के मुकाबले, तो इन दोनों ने मिलकर जब कोलैबोरेट किया, सो दे कैन कंट्रीब्यूट their expertise, their experience of facing certain issues and how they solved it. तो इससे एक रिलायबल, अफोर्डेबल और एफिशिएंट आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्रिएट होगा, जनरेट होगा। हाई प्राइसेस और अभी सिक्योरिटी चैलेंज बहुत ज़्यादा इंडिया के पास, रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, डीजल पेट्रोल के प्राइसेस आसमान छू रहे हैं, सो हमारा पैसा तो बच ही रहा है और फेम 2 का आप सब्सिडी मिला तो बसेस और सस्ती पड़ रही है इनको। तो यहाँ पर हमें देखने को मिला किन्हीं कारणों से इकोनॉमिक्स के एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आया जहां 3 चीजें मिली, एक कोलैबोरेशन, पेस और ट्रांसपेरेंसी। नॉर्मली क्या होता है ना कि इतनी स्टेट गवर्नमेंट जब साथ में आके कोलैबोरेट करेंगे, आप कहेंगे भाई इतनी ब्यूरोक्रेसी, ये काम तो पूरा ही नहीं होगा, बहुत ज़्यादा डिले होगा, बहुत चीज़ें स्लो डाउन हो जाएंगी, रेड टेप के लिए जाना जाता है ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर। फिर आप कहोगे करप्शन बढ़ जाएगा, उल्टा एक करप्ट गवर्नमेंट 5 करप्ट गवर्नमेंट आ रही है, ऐसी जनरल ओरिएंटेशन रहती है। लेकिन अगर आप यहां देखो इस डील में, तो आप देखो इन्होंने कोलैबोरेट किया और पेस घटने के बजाय उल्टा पेस बढ़ी, इन्होंने जल्दी प्रोक्योर किया और एक बेटर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हुई, क्योंकि इन सभी गवर्नमेंट्स को और सभी गवर्नमेंट बॉडीज को लगा कि हमें एक दूसरे के प्रति क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या सिस्टम हो जा रहा है, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है। इस वजह से यहां देखा गया कि कंसल्टेटिव प्रोसेस अप्रोच अडॉप्ट की गई, जो कि डेमोक्रेसी का एक बेसिक स्टेप है। कंसल्टेटिव एक अप्रोच जिसमें पार्टिसिपेंट को बताया गया कि भाई फ्यूचर टेंडर का डिजाइन आगे कैसे होने वाला है, ये डिजाइन कैसे होने वाला है, कितने समय में किस तरह की स्कीम्स आप रन कर सकते हैं, क्या सिस्टम है, कैसे आप और क्रिएटिव हो सकते हैं इन चीजों को लेकर, अपने ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स को लेकर। तो इस ट्रांसपेरेंसी की वजह से जो क्वालिटी है इस बिड की या इस टेंडर की बहुत सुधरी, और जो भी पार्टिसिपेंट थे, ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी, जो सिटीजन में आई थी, इन्होंने काफी एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया, जिसकी वजह से प्रोसेस भी इजी हो गया और इजीली प्रोसेस करने लग गया और एक ट्रस्ट डेवलप हुआ। तो पहला जो टेंडर था, जिसकी वजह से इन 5 स्टेट गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्ट कंपनीज को लग रहा है कि भाई
कितना सही तरीके से हमने काम किया। इसमें ये भी रोल है कि जो ब्यूरोक्रेसीज हैं उन स्टेट्स की, जो सेक्रेटरीज हैं, उन्होंने साथ आके बातें करी, उन्होंने कंसल्टेटिव अप्रोच रखते हुए सेंट्रलाइजेशन को कम करने के लिए एक फेडरल अप्रोच रखी कि भाई ऐसा नहीं कि दिल्ली बता दे रही है कि क्या क्या होगा, या सेंट्रल गवर्नमेंट बता रही है यही सिस्टम फॉलो करना सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को, तो ऐसा नहीं है। इनमें डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग हो रही है और लोकली एडेप्शन कि भाई जिसकी जो रिक्वायरमेंट उस हिसाब से वो काम करते हैं ताकि डैमेज ना हो लाइव और लाइवलीहुड्स को। तो इसी तरह से अगर हम सेम मॉडल अप्लाई करें बाकी चीज़ों के ऊपर भी टू फाइट क्लाइमेट चेंज, स्पेसिफिकली जो सबसे बड़ी समस्या होती है हमारे पास क्या है, वो है वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जब हम बात करें तो क्या स्टेट्स ऐसे कोलैबोरेट नहीं कर सकती सिटीज़, क्या हम अर्बन लोकल बॉडीज़ को और ग्राम पंचायत को इस तरह के क्लाइमेट चेंज से लड़ने का एक ऑप्शन नहीं बता सकते? ये एग्जाम्पल्स हम यूज़ कर सकते हैं बाकी जगहों पर भी, राइट। और ये जो एक एग्जाम्पल है जहाँ हमने देखा कि स्टेट्स अगर साथ में काम करेंगे तो उनका फाइनेंशियल क्लाउड बढ़ेगा। और जैसे कोई स्टेट गवर्नमेंट इतनी कैपेसिटी नहीं रखता, कोई स्टेट मान लो अगर बिहार की बात करें जिसके पास फाइनेंशियल एक्यूमेन अभी नहीं है, या फिर हम बात करें जैसे सिक्किम की जो बहुत छोटा स्टेट है, या फिर हम बात कर लें उड़ीसा की जिसके साथ अपने कुछ प्रॉब्लम्स हैं ड्यू टू ज्योग्राफी एंड ऑल दैट, ये सभी स्टेट अकेले अकेले बिडिंग कर रहे हैं, टेंडर कर रहे हैं, प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। प्रोक्योरमेंट मतलब होता है सामान बसेस के लिए बोलना और वहां से बस खरीदना, या फिर कुछ भी प्रोक्योर कर रहे हैं तो उनको बहुत महंगा अगर वो पड़ रहा है, तो अगर वो ऐसा एक कंसल्टेटिव प्रोसेस फॉलो करें, एक कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म को फॉलो करें, तो क्या उनको बेटर डील्स नहीं मिल सकती? दे कैन मेक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस रेदर देन जस्ट इंक्रीमेंटल ट्रांजिशंस। तो वो एक स्टेप है जिसके थ्रू वो एक ट्रांसपोर्टेशन एक एग्जांपल है जो आप बाकी जगहों पर भी यूज कर सकते हैं कि कैसे कोलैबोरेशन इस रीजन में किया जा सकता है। तो एक अच्छी सक्सेस स्टोरी है जिसको आप कोट कर सकते हैं, अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं एज एन एग्जांपल। अगला आर्टिकल बात करता है ईडब्ल्यूएस कोटा के ऊपर। ईडब्ल्यूएस कोटा की जब हम बात करें तो यहाँ पर की कंसर्न क्या है, ईडब्ल्यूएस कोटा किसके लिए लाया गया था, किन के रिकमेंडेशंस पे लाया गया था? तो जनरली ये 103rd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आया था। इसके अंदर फिर आपने आर्टिकल 15 और 16 में नए क्लॉजेस जोड़े, 16A और 15(6) और 16(6). क्या होता है इसके अंदर, 10% आप रिजर्वेशन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। और जिनकी रिकमेंडेशन पे था वो थे मेजर जनरल SR सिन्हा रिटायर्ड। तो ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट 10% रिजर्वेशन दे रही है। प्रॉब्लम क्या है कि एक जजमेंट के थ्रू ये बोला गया था कि 50% ही आपकी रिजर्वेशन की लिमिट होनी चाहिए। तो आपने ये चेंजेस पार्लियामेंट अमेंडमेंट के बाद लाए। अब जो केस कोर्ट में गया है वहाँ जो मेन विवाद है वो क्या क्या है वो यहाँ इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। पहली बात कि जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं वो ऑलरेडी जो SC/ST में कवर्ड नहीं आ रहे रिजर्वेशन में वो लोग आते हैं और जिनकी एनुअल इनकम 8 लाख पर एनम से कम है। तो जैसे ही आपने इनको एक्सक्लूड किया, ये थोड़ी सी एक्सक्लूजनरी पॉलिसी हो गई आपकी। और इंडिया में इकोनॉमिक बेसिस पे वैसे अभी तक रिजर्वेशन दिया नहीं जाता था, सोशल बेसिस पर ही दिया जाता था। मैं ये जज नहीं कर रहा हूँ सही है गलत है, पर जो आर्ग्यूमेंट है वो बता रहा हूँ आपको मैं। अभी तक एक्सक्लूजन, ये एक्सक्लूजनरी थोड़ा इनके प्रति हो गया। और 8 लाख का जो फिगर है इट इज वेरी रैंडम। इंडिया में अगर आप NSSO का डेटा देखो या जिसे आप NSO कहते हैं, तो एक मेजर पॉपुलेशन जो ऑलरेडी इसके अंदर आ जाती है। ये सब डिबेट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आई जस्ट रिमाइंडिंग यू। तो जो मेजर इंडिया का पॉपुलेशन शेयर है वो सब इसके अंदर आ जाएगा। और जो असली पुअर है, किसी की अगर फैमिली इनकम 8 लाख है मान लो, या 7.89 लैक्स, किसी की फैमिली इनकम 1 लाख रुपए, इन दोनों के ही स्टूडेंट्स कंपीट कर रहे हैं उस 10% सीट के लिए। तो क्या लग रहा है आपको कौन ले जाएंगे सारी सीटें? ऑब्वियसली 7.8 लाख वाले। तो समवन हु इज लिविंग बिलो 1 lakhs एंड समवन हु इज लिविंग बिलो 8 lakhs इज नॉट सिमिलर। धरती आसमान का फर्क है। तो जो इंटेंडेड बेनिफिशियरी थे इसके, क्या उनको बेनिफिट मिलेगा? इंटेंडेड बेनिफिशियरी लाभार्थी वो जिनको लाभ देना चाहिए था उनको लाभ नहीं मिल पाएगा। तो ये समस्या है, क्योंकि अभी जो आप एक्सक्लूजन क्राइटेरिया देखो, 5 एकड़ की एग्रीकल्चर जमीन, 1000 स्क्वायर फीट का रेजिडेंशियल फ्लैट, या फिर 100 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट, और रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 200 स्क्वायर यार्ड्स एंड अबव इन एरियाज अदर देन नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटीज। तो ये दिखाता है कि जो इसका कैनवस है, जिन लोगों को अम्ब्रेला के अंदर जोड़ा गया बहुत बड़ा है, बहुत वाइड है। तो ये प्रॉब्लम्स आने वाली थी, पहले भी दिख रही थी। तो यही अब चैलेंज किया गया है कि कहा जा रहा है ये बहुत आर्बिट्री है और बहुत एक्सक्लूजनरी है। आर्बिट्री क्यों है मैंने एक्सप्लेन कर दिया, एक्सक्लूजनरी क्यों है वही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है ये इसको एग्जामिन करेगी कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी क्या है, क्या 10% जो आप रिजर्वेशन वीकर सेक्शन को दे रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली एक्सेप्टेबल है या नहीं है। अब देखिए बात यहां पर यह है कि कहा यह जा रहा है कि जिन इश्यूज पे बात करेगी वो है क्या कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है क्या उसको ब्रीच किया गया। मुझे ये बताइए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहां से आता है, किस केस में
इंडिया में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आया था? क्या वो गोलकनाथ केस था, या कोई और केस था, या केशवानंद भारती केस था, या फिर मिनर्वा मिल्स केस था? कौन सा केस था जहां पर इंडिया में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऐड हुआ था? मेन पॉइंट ये है कि क्या इन्होंने ये बिल पास करा कि बेसिक स्ट्रक्चर को ब्रीच किया है, उसके ऊपर प्रावधान होगा। दूसरा, जो अनएडेड एडमिशन है प्राइवेट, उसके रिलेशन में कैसा हो रहा है, और क्या जो ओबीसी एससी एसटी कम्युनिटीज को इससे बाहर निकला गया है, क्या ये एक्सक्लूजनरी है उनके प्रति? इन चीजों पर प्रमुख रूप से डिस्कशन यहां पर होना है। अगर इसमें और आप देखें, जो क्राइटेरिया है वही बात है, एनुअल फैमिली इनकम जो 8 लाख दी गई है बहुत ही आर्बिट्री है, और 8 लाख से नीचे जो लोग आएंगे इसमें बहुत ज़्यादा डिवीजन है, और बहुत बड़ा चंक ऐसा है जो फिर आप कंसिडर करोगे पुअर ही नहीं है कंपैरेटिवली। अब जो गवर्नमेंट की कमेटी थी जिसने बताया था कि भाई ये सीलिंग क्यों रखी गई है, उसने बोला सीलिंग जो है वो काफ़ी रीजनेबल है, लेकिन क्यों है ये वो उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ऑल्सो जो फिगर है ये कोई एक डेटा पर बेस नहीं है, और एस्टिमेटेड नंबर पॉपुलेशन के हिसाब से, इनकम के हिसाब से कुछ ऐसा इन्होंने कुछ बेटर एस्टिमेट नहीं किया, काफ़ी रैंडम और आर्बिट्री है। जो पिटिशन कर रहे हैं उन्होंने ये कहा कि इसका मतलब ये है कि जो 10% सीटें बच रही हैं जो रिजर्वेशन की हैं ईडब्ल्यूएस कोटा में, उसमें आप एक बड़ा सेक्शन जो आपका ऑलरेडी मार्जिनलाइज है, एसटी एसटी और ओबीसीज, उनके पास अधिकार नहीं है, एससी एसटी ओबीसीज उनके पास अधिकार नहीं है कि वो वहां जाकर कंपीट कर पाए। तो इसका मतलब जो फॉरवर्ड क्लासेस की 10% ये पे वो हो गया, तो जनरल सीटें घट गई। असल में वो जनरल सीटों पे कम कंपीट कर पाएंगे, उनके पास 10% सीटें कम हो गई क्योंकि वो लोग यहाँ अप्लाई कर नहीं सकते। तो कोर्ट इसका इकोनॉमिक बेसिस, कोर्ट इसका सोशल और एजुकेशनल बैकग्राउंड का जो जो वीकनेस वाला कॉन्सेप्ट है वो, और कैसे कुछ लोगों को इस कोटा से बाहर किया गया इसके ऊपर देखेगी, और क्या ये लेजिस्लेशन डिस्क्रिमिनेटरी है इसके ऊपर डिस्कशन करेगी। अब इसका जो एक रीजन दिया जाता है क्यों ऐसा हो रहा है, तो अभी रिसेंटली जेई और यूपीएससी के जो रिजल्ट आए उसमें देखा कि भाई ईडब्ल्यूएस कोटा का जो कट ऑफ है वो ओबीसी से कम है। तो क्योंकि ओबीसी कोटा के लोग 10% में फाइट नहीं कर सकते, तो उनके लिए डिस्क्रिमिनेटरी हो सकता है। दैट इज वन रीजन व्हाई इट इज बीइंग पुट अप लाइक दिस। और जो फिगर है 8 लाख का, एक बहुत रैंडम है, और ऑलमोस्ट पूरी दुनिया को इसमें अवेलमेंट मिल जाती है रिजर्वेशन की, बहुत बड़ा सेक्शन इसमें कवर होता है। तो वो अगर ज़्यादा प्रिसाइज रखते, ज़्यादा टारगेटेड रखते अपने बिल्स को, तो ज़्यादा बेटर रहता। तो ये पार्लियामेंट्री जो प्रोसीजर है उसके ऊपर भी सवाल खड़े करता है। तो ये 3 आर्टिकल्स जो आज हमने डिस्कस किए, और आई होप आपको अच्छा लगा, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS।